दोस्तों कल हमने देखा समर और उस डॉक्टर के बीच में एक कंपटीशन चल रहा था। और वहां पर एक फ्रांसीसी व्यक्ति अपने बेटी को लेकर जो खूब लहूलुहान हो चुकी थी उसको लेकर आया। और जब सिद्धार्थ उसका इलाज कर रहा था तो वो बच्ची और भी ज्यादा मरने की कगार पर थी। तभी समर ने सबको चौंका कर ये कह दिया था कि वो उसका इलाज कर देगा और उसको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखेंगे कि समर आज इलाज उसका कर पाएगा या नहीं। दोस्तों एपिसोड नंबर 130 में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं कहानी सीक्रेट घर जमाई। सुकून एफएम चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने एक एक कमेंट करके जरूर बताएं कि कहानी कैसी लग रही है। और साथ में ये भी बताएं कि आप लोग कहां से हमारी कहानी सीक्रेट घर जमाई को सुनते हैं। चलिए आज के 130वें एपिसोड में मैं मनदीप आपका फिर से स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं कहानी। जो फ्रांसीसी लड़के ने समर को ये कहते हुए सुना कि उसकी बेटी को वो बचा सकता है तो उसने हैरानी भरी नजरों से अपनी नीली आंखों से देखते हुए कहा, अगर तुम मेरी बेटी को जिंदा कर दोगे तो मैं तुम्हें 1 करोड़ डॉलर नहीं 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 10 करोड़ डॉलर दूंगा। क्या? 10 करोड़ डॉलर? फ्रांसीसी व्यक्ति की बात सुनकर भीड़ की सांसें थम गई। कई लोग तो उसे चौंक कर घूरने लगे थे। उस समय 1 डॉलर लगभग 88 रुपए का था। नतीजन 10 करोड़ डॉलर 880 करोड़ रुपए हो गए। निसंदेह यह व्यक्ति कोई सुपर अरबपति होगा जो इतनी बड़ी धनराशि इनाम के रूप में दे रहा था। सिद्धार्थ मल्होत्रा ने उस फ्रांसीसी आदमी की प्रशंसा भरी नजरों से देखा। उसने लगभग उसे डैडी कहने ही वाला था। हॉस्पिटल डायरेक्टर के तौर पर उसकी वार्षिक सैलरी बस कुछ लाख डॉलर थी। बेशक उसकी अंडर टेबल इनकम इसमें शामिल नहीं थी। फिर भी सिद्धार्थ मल्होत्रा जानता था कि अब उस तक ऐसा पैसा कभी नहीं मिल पाएगा। समर ने व्यंग करते हुए कहा, मैं उसका इलाज करने जा रहा हूं, इसलिए तुम कहीं और चले जाओ। जब सिद्धार्थ मल्होत्रा उसके सामने आया तो उसने उसे धक्का दे दिया। समर अब और समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। अब हर एक पल तय कर सकता था कि उस छोटी बच्ची को बचाया जा सकेगा या नहीं। सिद्धार्थ मल्होत्रा अभी भी विरोध करने की कोशिश कर रहा था। तभी उसने समर को तीखी नजरों से देखा। आखिरकार वो चुप हो गया, एक तरफ हट गया। समर उस छोटी बच्ची के पास चला गया। उसने देखा कि हालांकि उसकी सांसें बंद थी, फिर भी उसका दिल धक धक कर रहा था। उसने अपनी कलाई पर 2 उंगलियां रखी और उसकी नब्ज टटोलने लगा। जैसा ही समर ने उसकी नब्ज को शांति से महसूस किया, वो अचानक तनाव में आ गया। उसे लगा कि इस छोटी बच्ची का शरीर बाकी सभी बच्चियों से बिल्कुल अलग है। उसकी नब्ज एक विशेष लय में चल रही थी। समर ने मन ही मन में कहा, क्या पावरफुल एनर्जी है। समर ने उसके तरफ गहराई से देखा क्योंकि उसने लड़की के नब्ज को महसूस कर लिया था। उसके डेंटियन में एक मजबूत और पावरफुल एनर्जी उत्पन्न होने का एहसास कर लिया था। इस एनर्जी को पावरफुल इसलिए कहा जा सकता था क्योंकि इससे समर को थोड़ा खतरा था। तकनीकी रूप से समर एक हाफ ग्रैंड मास्टर किंगडम लेवल के जितना पावरफुल था। आम लोग तो उसका मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकते थे। फिर भी इस छोटी बच्ची की पावर बहुत ज्यादा डराने वाली थी। सौभाग्य से वो पावर उसके शरीर के अंदर एनर्जी के रूप में बंद थी। अभी वो निष्क्रिय थी। समर को आखिरकार एहसास हो गया कि इस छोटे बच्चे के माता पिता जरूर असाधारण होंगे। और फ्रांसीसी लड़का न सिर्फ एक अमीर आदमी था बल्कि उसके पास अजय पावर भी थी जो समर को समझ नहीं आ रही थी। समर ने भौहें चढ़ाई और इस बारे में न सोचने का फैसला किया। अब उसे सबसे पहले उस बच्ची को बचाना था। उसने अपनी 9 चांदी की सुइयां निकाल ली। खून रोकने के लिए उन्हें लड़की के शरीर में डाल दिया। खून के नियंत्रण में आ जाने के बाद समर ने अपने हाथों को हिलाना शुरू किया। आयुर्वेदिक हड्डी जोड़ने की तकनीक से छोटी लड़की की हड्डियों को जोड़ना शुरू कर दिया। क्योंकि यह प्रक्रिया बहुत खतरनाक थी, छोटे बच्चे ने भौहें सिकोड़ना शुरू कर दिया। उसने अपना चेहरा कस लिया था। उसके शरीर की अचेतन हरकतों से आप अंदाजा लगा सकते थे कि उसे उस समय कितना दर्द हो रहा था। धीरे धीरे बच्चे की सांसें चलने लगी। उसके माता पिता दोनों एक्साइटेड थे। अविश्वास भरी नजर से वो समर को देखने लगे थे। इस बीच सिद्धार्थ मल्होत्रा का चेहरा भी उदास से भर गया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि समर द्वारा उसके एक्यूपेंचर पॉइंट्स में सुइयां डालने के बाद वो बच्ची सचमुच में सांस लेने लगेगी। अब उसकी हड्डियां फिर से जुड़ने लगी थी और फिर वो अंततः जाग गई थी। हालांकि समर के पास इस बात की परवाह करने का जरा भी समय नहीं था। लेकिन दूसरे लोग क्या रिएक्ट करेंगे। उसने अपनी लाइफ एनर्जी को कंट्रोल किया और सुई के जरिए छोटे बच्चे के शरीर में पहुंचा दिया।
उसके आंतरिक चोटों का इलाज भी शुरू कर दिया गया। समर के इम्पोर्टेंट सार को रिजेक्ट करने की बजाय छोटे लड़के ने उसे अपनी एनर्जी से एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया, जिससे समर थोड़ा सा घबरा गया। समर ने अपनी लाइफ एनर्जी से छोटे लड़की की चोट को ठीक करने के बाद उसे तुरंत वापस ले लिया, क्योंकि वो लड़की एक भूखी जोंक की तरह उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही थी। फिर समर ने छोटी लड़की के सिर को हिलाकर थपथपाते हुए कहा, अब उठ जाओ, क्योंकि उसने उसके न्यूरॉन्स को भी उत्तेजित किया था। तभी छोटी लड़की ने कुछ बुदबुदाने के लिए अपनी आंखें खोली। सबसे पहले उसकी नज़र समर के चेहरे पर पड़ी। उसे अच्छी तरह याद था कि एक कार एक्सीडेंट के बाद वो बेहोश हो गई। अब उसने एक भारतीय आदमी को देखा जो दिखने में बहुत हैंडसम था, जिसने उसे बचा लिया। छोटे बच्चे ने खिली हुई मुस्कान के साथ कहा, मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया बड़े भाई। उसके गोल मटोल गालों के उसके प्यार बेगड्ढे बन गए थे। ये कितनी प्यारी बच्ची थी। ये लड़की भी हिंदी बोल रही थी। ये यूरोपियन परिवार अविश्वसनीय था। सभी लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से हिंदी बोल रहे थे। तभी समर ने मुस्कुराते हुए कहा, अब सब ठीक है, प्लीज ज्यादा से ज्यादा आराम करो और आगे से सावधान रहना। फ्रांसीसी दंपतियों ने जब देखा कि उनकी बेटी ने अपनी जान को वापस ले लिया है, समर ने उसे बचा लिया है, तो उन्होंने कृतज्ञता से उसकी तरफ देखा। नीली आंखों वाला पिता समर के पास गया। उसने समर को सच्चे मन से प्रणाम किया। यूरोप में झुकना एक भव्य परंपरा थी। वहां लोग सिर्फ उन्हीं लोगों के आगे झुकते थे जिनके लिए वो सबसे ज्यादा आभारी होते थे। उसे ऐसे झुकता हुआ देखकर समर ने हाथ हिलाते हुए कहा, लोगों की जान बचाना मेरा कर्तव्य है और मैंने सिर्फ अपना फर्ज पूरा किया है, बाकी इससे ज्यादा कुछ नहीं। नीली आंखों वाले पिता ने अचानक उसे सम्मान से देखा और कहा, आप बहुत सम्मानित डॉक्टर हैं। मेरा नाम अलेक्जेंडर है और ये मेरा बैंक कार्ड है जिसमें 10 करोड़ डॉलर है। अलेक्जेंडर ने समर को क्रेडिट कार्ड देते हुए फिर कहा, यह क्रेडिट कार्ड सिटी बैंक का है और ये पूरे दुनिया में चल सकता है। समर इस कार्ड को स्वीकार बिल्कुल नहीं करना चाहता था, लेकिन अंततः अलेक्जेंडर ने उसे इसके लिए राजी कर लिया। तभी राकेश ने खड़े होते हुए उत्साह से खड़ा होकर रिजल्ट अनाउंस करते हुए चिल्लाकर कहा, पांचवें और फाइनल राउंड के विनर हैं मिस्टर समर भारद्वाज। जब राकेश ने अपनी बात समाप्त की तो पूरी लॉबी के खड़े लोग आपस में चर्चा करने लगे। एक लड़के ने हैरान होते हुए कहा, क्या समर वास्तव में इंदौर मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टर को नहीं हराएगा? उसके पास लड़के खड़े ने कहा, मैं सही कहता हूं, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वो जीत जाएगा। उस पहले वाले लड़के ने आगे कहा, सिद्धार्थ मल्होत्रा अब हंसी का पात्र बन गया है। उसे 20 साल के लड़के ने बिल्कुल हरा दिया है। सबको पता था कि समर और सिद्धार्थ मल्होत्रा के बीच में शर्त क्या चल रही थी। अब जबकि समर कंपटीशन जीत चुका था, तो वह ये देखने के लिए उत्साहित थे कि सिद्धार्थ मल्होत्रा इस नाटक का अंत कैसे करेगा। वहीं सिद्धार्थ मल्होत्रा ने सब कुछ सुन लिया था कि भीड़ क्या कह रही है। वो कांप रहा था, लगभग बेहोश होने वाला था। लेकिन उसको एक बात समझ नहीं आ रही थी कि कैसे मुमकिन हो गया था। उस छोटी बच्ची की सांसें तो बंद हो चुकी थी, फिर भी समर ने उसे कैसे जिंदा बचा लिया। सिद्धार्थ मल्होत्रा बहुत उलझन में था। दुर्भाग्य से कोई उसे हराने वाले की बात समझाने वाला नहीं था। तभी समर ने शांतिपूर्ण लेकिन निर्दयता से कहा, सिद्धार्थ मल्होत्रा, अब अपना वादा निभाने का समय आ गया है। घुटनों के बल बैठकर प्रोफेसर मुकेश सिंघई से माफी मांगो और हॉस्पिटल डायरेक्टर की पोस्ट दिलीप सेठी को वापस लौटा दो। समर की बात सुनते ही सिद्धार्थ मल्होत्रा का चेहरा एकदम से बदल गया। वो बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। वो सचमुच घुटने टेकना बिल्कुल नहीं चाहता था, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो पूरे इंदौर शहर में उसकी प्रतिष्ठा और रुतबा निश्चित रूप से खत्म हो जाएगी। आखिरकार वो ऐसा कैसे कर सकता था? तभी सिद्धार्थ मल्होत्रा ने अपने बचाव में सुहाना की तरफ देखा। उम्मीद की कि वो उसकी मदद कर सकती है। आखिरकार वो नेशनल मेडिकल एसोसिएशन के डायरेक्टर की पत्नी जो थी, और पत्नी होने के नाते उसका प्रभाव भी बहुत अधिक था। वहीं सुहाना ने जब उसकी निराशाजनक निगाहें देखी तो उसने खड़े होकर
सिद्धार्थ मल्होत्रा के लिए बोलने की कोशिश में कहा। सिद्धार्थ मल्होत्रा नेशनल मेडिकल एसोसिएशन के डायरेक्टर का खास आदमी है। मुझे उम्मीद है कि इस बार आप उसे माफी मांगने से छूट दे सकते हैं। उसकी बात सुनकर समर ने उदासीनता से कहा, मैंने पहले भी कहा है, अगर वो हार जाता है तो उसको घुटनों के बल बैठकर माफी मांगनी पड़ेगी, चाहे वो बिलाल अहमद का कितना भी खास आदमी क्यों ना हो, या खुद बिलाल अहमद ही क्यों ना हो। समर ने अपने शब्दों बाद अपने हाथ भी हिलाए, ये दर्शाने के लिए कि अगर सुहाना भी इसका विरोध करती रहेगी तो उसे फिर से थप्पड़ मार देगा और वह इस बार नहीं चुकेगा। समर को सुहाना का चेहरा सूजा हुआ बेर के बदलने में जरा भी समय नहीं लगेगा। हालांकि महिलाओं को मारना अनैतिक था, फिर भी कुछ महिलाएं थप्पड़ खाने के लिए ही होती हैं। वहीं समर की हथेली देखते ही सुहाना घबरा गई, क्योंकि उसे कल उससे मिले लगातार 12 थप्पड़ याद आ रहे थे और दोबारा ऐसा अपमान बिल्कुल नहीं सहना चाहती थी। सुहाना जल्दी से चुप बैठ गई। उसने सिद्धार्थ मल्होत्रा की परवाह करना बंद कर दिया, क्योंकि वो खुद को सिद्धार्थ मल्होत्रा की वजह से समर के हाथों दोबारा नहीं पिटवाना चाहती थी। समर ने सिद्धार्थ मल्होत्रा को निर्दयता से घूरा और व्यंग्य करते हुए कहा, सिद्धार्थ मल्होत्रा, अपना वचन निभाओ और अभी प्रोफेसर मुकेश सिंघई के सामने घुटने टेक कर उनसे माफी मांगो। भीड़ के सामने सिद्धार्थ मल्होत्रा के पास आखिरकार घुटने टेक कर माफी मांगना अलावा और कोई चारा नहीं था। उसने घुटनों के बल बैठकर हकलाते हुए कहा, प्रोफेसर मुकेश सिंघई, मुझे माफ कर दीजिए। समर ने सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ प्रतियोगिता जीत ली थी। सिद्धार्थ मल्होत्रा ने न सिर्फ मुकेश सिंघई से माफी मांगी, बल्कि हॉस्पिटल डायरेक्टर की अपनी पोस्ट भी दिलीप सेठी को वापस कर दी। बहरहाल समर को इंदौर मेडिकल एसोसिएशन के डायरेक्टर की पोस्ट भी मिल गई, यहाँ तक कि उसे मध्य प्रदेश मेडिकल एसोसिएशन के डायरेक्टर को चुनौती देने का अधिकार भी मिल गया। फिर भी बहुत से कम लोग इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जब समर ने दावा किया कि वो मेडिकल उपकरण और प्रयोगशाला उपकरण के लिए $100 मिलियन का दान देने जा रहा है, तो सभी मेडिकल एसोसिएशन के सदस्य ने समर को डायरेक्टर के रूप में सम्मान देना शुरू कर दिया। मेडिकल एसोसिएशन के डायरेक्टर रहते हुए सिद्धार्थ मल्होत्रा ने बहुत सारा पैसा भ्रष्टाचार में खत्म किया था। दूसरे रिसर्चर्स के लिए प्रयोग करने के लिए पर्याप्त मेडिकल उपकरण भी नहीं थे। अब उन्हें यह जानकर खुशी हुई कि समर और अधिक मेडिकल उपकरण दान देने के लिए तैयार हो गया। तभी मुकेश सिंघई ने बहुत आभार के साथ समर से कहा, समर, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, मैं खुश हुआ। उसकी बात सुनकर समर ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रोफेसर मुकेश सिंघई, मैंने आपसे वादा किया था, मैं नेशनल मेडिकल एसोसिएशन के डायरेक्टर बिलाल अहमद को हरा दूंगा। आपने मेरी पत्नी को बचाया, ये पहला कदम है। इसके बाद मैं मध्य प्रदेश मेडिकल एसोसिएशन के डायरेक्टर को चुनौती देने जा रहा हूं। मुकेश ने जब समर की बात सुनी तो उसको और भी अधिक गहरा सदमा लगा। वहीं मुकेश ने इंदौर टीवी स्टेशंस के सभी रिपोर्टर्स को नाराज कर दिया, इसलिए वो और भी चिड़चिड़े लग रहे थे। प्रतियोगिता शुरू होने से पहले सभी रिपोर्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ एक टीम में थे। उन्होंने यहां तक कह दिया था कि विजेता सिद्धार्थ मल्होत्रा ही होगा और अब अपनी नासमझी का पछतावा करने वाले थे। इंदौर टीवी के रिपोर्टर डरते डरते समर से सवाल पूछने लगे, खासकर सुनहरे बालों वाली महिला रिपोर्टर। वो बहुत पीली लग रही थी, मानो उसने अभी अभी अपने माता पिता को खोया हो। दरअसल वो सिद्धार्थ मल्होत्रा की रखेल थी, लेकिन लगता है कि वो अब उसे सिद्धार्थ मल्होत्रा से कोई पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि उसकी नौकरी चली गई। बाकी सभी रिपोर्टर्स में से सिर्फ मीना ही सबसे ज्यादा खुश थी, क्योंकि वही अकेली थी जिसने पूरे विश्वास के साथ बताया था कि समर ही जीतेगा। उम्मीद के मुताबिक समर ने उसे निराश नहीं किया। मीना दौड़कर समर के पास गई और उत्साह से माइक में पूछा, मिस्टर समर, क्या आज आप अपनी सफलता के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? यह तो जबरदस्त ही खबर थी। मीना बहुत खुश थी क्योंकि वो अकेली थी जो समर का इंटरव्यू ले पा रही थी। समर ने उससे माइक लिया और कहा, मुझे बहुत से लोगों का धन्यवाद करना है, मेरी पत्नी, मेरे माता पिता, मेरे दोस्त और निश्चित रूप से मिस ब्यूटी मीना का। शुरुआत से ही मुझ पर विश्वास करने के लिए धन्यवाद मिस मीना। समर की बात सुनते ही मीना का चेहरा लाल हो गया। उसे उम्मीद ही नहीं थी कि समर उसका जिक्र करेगा। समर से सवाल जवाब खत्म होते ही मीना तुरंत चली गई। उसे समर के लिए अपनी रिपोर्ट पर काम करना था और यह बताना था कि उसने मैच कैसे जीता। प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद भीड़ तितर बितर होने लगी। तभी पायल समर के पास आई। उसकी आंखों में थोड़ी निराशा थी और फुसफुसाते हुए बोली, समर,
क्या तुम मुझे घर तक छोड़ सकते हो? समर ने सिर हिलाते हुए कहा। हाँ जरूर, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। समर पायल के साथ ज्यादा समय बिताना चाहता था क्योंकि वह अपनी आने वाली उस पीड़ा को लेकर बहुत तनाव में थी। वो जल्द ही बच्चे को जन्म देने वाली थी। समर को थोड़ा अफसोस हुआ कि वो उसके साथ ज्यादा समय नहीं बिता पा रहा था। हालांकि समर एक बात भूल गया, इस प्रतियोगिता का सारा प्रसारण पूरे मध्य प्रदेश में लाइव हो रहा था। उसे जजों और दर्शकों को हर कोई देख सकता था, बशर्ते उनके पास टीवी हो। इसी बीच कियारा हॉस्पिटल में लेटी हुई टीवी पर प्रतियोगिता लाइव देख रही थी। जब उसने समर को जीतते देखा तो वो अपने पति के लिए बहुत खुशी से गर्मजोशी से मुस्कुराई। हालांकि जब उसने देखा कि पायल समर के पास गई, उसका हाथ पकड़ लिया, तो उसकी मुस्कान फिर से नफरत में बदल गई। उसने गुस्से में बुदबुदाते हुए कहा, पायल तुम बहुत दुष्ट हो, फिर से मेरे पति को बहकाने की कोशिश कर रही हो। मैं निश्चित रूप से समर को तुमसे जीत कर रहूंगी। कियारा ने गुस्से में हाथ पटक दिया, जमीन पर फेंक दिया और वो बुरी तरह से टुकड़े टुकड़े हो गया। कियारा के बगल में बैठी अलिश्का को भी गुस्सा आ रहा था जब उसने टीवी पर पायल और समर को एक साथ देखा। हालांकि उसने कियारा को पहले कभी इतने गुस्से में देखा नहीं था। अलिश्का ने चिंतित होते हुए कहा, "हम्म, तुम अभी भी ठीक हुई हो, इसलिए इतना गुस्सा करना तुम्हारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है बेटा।" उसे डर था कि कहीं वो फिर से बेहोश ना हो जाए। कियारा ने गहरी सांस ली, खुद को संभालने की कोशिश की और ठंडे स्वर में कहा, मैं उस कुतिया को उसकी मनमानी नहीं करने दूंगी। मुझे उसे दिखाना ही है कि यहाँ का बोस कौन है। कियारा की पायल के इतनी गहरी दुश्मनी कि वो बस उसके बाल नोचना चाहती थी, उसका चेहरा नोचना चाहती थी। उसने गुस्से से मन ही मन कहा, धिक्कार है, इस कमीनी को मेरे आदमी से क्यों चिपके रहने का मौका मिल रहा है, जबकि इंडियन में तो दूसरे मर्दों से दूसरे मर्द हैं। इस भागदौड़ और बेहोशी के बाद कियारा और भी ज्यादा ठंडी और लचीली हो गई। वो गुस्से और नफरत से भरी हुई थी। उसने ठान लिया था कि उसे अपनी पावर दिखानी है, पायल को धमकाना है, और वो मन ही मन ये सोच रही थी कि उसे कैसे सजा देनी है। वहीं उधर सिटी हॉस्पिटल से बाहर निकलते ही पायल को अचानक जोर से छींक आई। उसने उलझन में पूछा, क्या मैंने अभी छींक मारी? मुझे गाली कौन दे रहा है? समर ने पायल का छोटा सा हाथ पकड़ते हुए मुस्कुराते हुए कहा, पायल तुम बहुत ज्यादा सोचती हो, इतनी खूबसूरत महिला को गाली कौन देगा? तभी पायल जब मसराटे के पास पहुंची तो उसने मोहक लहजे में कहा, समर तू गाड़ी चलाओ। उसकी बात सुनकर समर ने सिर हिलाया और पायल को अपने पास बैठा लिया। उन्हें पानिया पैलेस की तरफ चल पड़े। चूंकि पायल प्रेग्नेंट थी और इसलिए समर ने जानबूझकर गाड़ी स्लो स्पीड में ही चलाई, इसलिए उन्हें घर पहुंचने में लगभग 1 घंटा लग गया। शाम के 7 बज चुके थे। विला में अभी भी काफी लोग थे। समर और पायल के अलावा एलिस और हिमांशी भी वहीं पर थे। जहां तक शिवांगी और पारुल का प्रश्न है, वो दोनों ये जानने के बाद कि समर ने 3 हाफ ग्रैंड मास्टर किंगडम लेवल के फाइटर्स को मार दिया, तो वह इंदौर शहर को छोड़कर अपने अपने परिवार और सेक्ट में चली गई थी। तभी हिमांशी ने समर को देखते ही अपने होठ ऊपर उठाते हुए कहा, जीजू आप यहाँ आए हुए काफी समय हो गया। उसने समर की बाह पकड़ते हुए शरारती हरकतें करना शुरू कर दिया। समर ने हिमांशी के छोटे से चेहरे पर चुटकी काटते हुए मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हिमांशी, इसलिए तो मैं आज यहाँ आया हूँ। हालांकि हिमांशी अभी भी समर के जवाब से खुश नहीं थी, इसलिए उसने सजा के तौर पर खाना पकाने के लिए कहा। समर ने निश्चित रूप से कोई बहस नहीं की, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि प्रेग्नेंट पायल खाना बनाए, और न ही वो हिमांशी के हाथों का बना हुआ खाना खाए। समर तभी किचन में गया और वो खाना बनाने के लिए तैयार हुआ। तभी एलिस अचानक किचन से अंदर आ गई। उसने पीछे से पकड़ लिया। समर ने उसकी इस हरकत से थोड़ा सा नाराज होते हुए कहा, एलिस, मैं खाना बना रहा हूँ, ये तुम क्या कर रही हो? एलिस ने उसको पीछे से ही गले लगाते हुए धीरे से कहा, मुझे आपकी याद आ रही थी, मैं आपके साथ वक्त बिताना चाहती हूँ, आपको ढेर सारा प्यार करना चाहती हूँ। समर ने उसकी बात काटते हुए कहा, एलिस, अब अभी किचन में है, क्या क्या कर रही हो तुम? एलिस ने फुसफुसाते हुए कहा, नहीं नहीं, मुझे 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 अभी। समर कुछ देर तक उसको संभाले रहा। जब एलिस उसको बहका ही रही थी तो उसने अपना नियंत्रण खो दिया। उसने एलिस को मेज पर सटा दिया और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। किचन में एक लड़के के साथ छेड़छाड़ करना बहुत ही अलग था। पायल अभी भी लिविंग रूम में टीवी देख रही थी। समर एलिस के साथ किचन में था। आधे घंटे बाद समर ने आखिरकार अपनी यात्रा पूरी की।
खाना पकाने के लिए वापस आ गया। उसने जल्दी जल्दी खाना बनाया और सारे तैयार कर लिए। फिर भी जब समर खाना बाहर रख रहा था तब एलिस जमीन पर लेटी रही। जाहिर है वो थक चुकी थी। समर और सभी जब डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे थे तब पायल ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, समर, एलिस तुम्हारे साथ किचन में थी तो अभी तक खाना क्यों नहीं खाने आई? पायल की बात खत्म होते ही एलिस धीरे से किचन से बाहर निकली। उसके चेहरे पर लाली रेड वाइन की तरह लाल थी। उसकी हल्की कामुक निगाहों से साफ जाहिर था कि उसे मॉइस्चराइजर किया हुआ था। उसका लाल चेहरा देखकर, एलिस, तुम्हारा लाल इतना चेहरा क्यों है? हिमांशु को अचानक याद आया कि किचन में जाने से पहले एलिस बिल्कुल ठीक थी। अचानक वो इतनी कैसे बदल गई? ये बात थोड़ी अजीब थी। हिमांशु ने सवाल पर एलिस हकला गई। उसका चेहरा लाल हो गया और उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कैसे समझाए, क्योंकि वो सीधे तौर पर नहीं कह सकती थी कि वो समर के साथ रोमांस कर रही थी। पायल जो समर के साथ बिस्तर पर और किचन में रोमांस कर चुकी थी, निश्चित रूप से वो समझती थी कि एलिस के चेहरे पर ये लालिमा क्या है। पायल ने मन ही मन शिकायत करते हुए कहा, धिक्कार है इस कमीने समर पर। मेरी पीठ पीछे किचन में एलिस के साथ प्यार करने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई समर? पायल थोड़े गुस्से में थी। उसने समर के जांग पर आक्रामक तरीके से चुटकी काटी, जिसके कारण वो नीले निशान पड़ गई। समर ने पायल को घूरा और शिकायत करते हुए कहा, हे भगवान, तुमने मुझे चुटकी क्यों काटी? वो समझ नहीं पा रहा था कि वो उसे घर छोड़ने आया था और यहाँ तक कि उसके लिए रात का खाना भी बनाया। फिर भी पायल ने उसे चुटकी क्यों काटी? पायल ने समर को घूरा और पूछा, अच्छा तुमने अभी अभी किचन में एलिस के साथ क्या किया? समर को यह जानकर झटका लगा कि उसने किचन में एलिस के साथ क्या किया। बेशक कभी कभी अच्छी दिखने वाली ऊंची बुद्धि वाली लड़की का होना बुरा हो सकता है कि वो आपके कुछ राज जान ले और आप उससे छिपाना जो चाहते हैं। समर ने उसकी बात पर एक बेतुका सा जवाब देते हुए कहा, पायल, तुम्हें पता नहीं एलिस को हाल ही में दाने हो गए थे। मैं तो बस उसकी खुजली मिटाने में मदद कर रहा था। पायल ने शक भरी नजरों से देखते हुए पूछा, तो वो अपनी खुजली अपने शरीर को लेकर चेहरे तक खुजला रही थी ना? समर ने गंभीरता से कहा, तुम्हें पता नहीं, एलिस की त्वचा संवेदनशील है। मैं एक माहिर डॉक्टर हूं और इसमें इलाज करने में क्या प्रॉब्लम है? पायल की बोलती बंद हो गई जब उसने समर के चेहरे पर गंभीरता देखी। उसने मन ही मन में कहा कि वो क्या कमीना है जो बकवास को सच में बदल देता है। ये बहुत ही भयावह डिनर था। समर को अजीब लगा कि पायल ने उसे एलिस के साथ रोमांस करने के लिए दोषी नहीं ठहराया। यहीं एलिस ने बताया कि उसे तबीयत ठीक नहीं लग रही। उसने खाना खाने के बाद ऊपर बेडरूम में जाकर झपकी ले ली। जाहिर है कि वो अभी भी समर के साथ किए हुए रोमांस की थकावट से उबर रही थी। अब डाइनिंग टेबल पर सिर्फ समर, पायल और हिमांशी थे। तभी हिमांशी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाई और पूछा, जीजू, डॉक्टर ने कहा है कि मेरी बहन 10 दिन में बच्चे को जन्म देगी। क्या आप उस दिन हॉस्पिटल आ सकते हैं? हालांकि हिमांशी मासूम दिखती थी, लेकिन उसके दिमाग में कई चालें थी। बेहतर होगा कि तुम उसके मासूम चेहरे के जाल में न फंसो, क्योंकि समर ने पहले भी ऐसी गलतियां की थी। उसने समर से सवाल का एक मकसद था। उसे छिप बताना चाहती थी कि उसके बहन को उसका बच्चा देने वाली है और उसे वहां पर मौजूद रहना होगा। समर क्या कर सकता था? उसे हाँ ही कहना था। उसने सिर हिलाते हुए कहा, हिमांशी, मैं 10 दिन में पायल के साथ वहां पहुंच जाऊंगा। तभी पायल ने उसके पेट को छूते हुए धीरे से कहा, समर, मैं मुंबई के मैटरनिटी हॉस्पिटल में बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ। ये इंडिया का सबसे अच्छा मैटरनिटी हॉस्पिटल है। मुंबई मैटरनिटी हॉस्पिटल इंडिया के बच्चे के डिलीवरी के लिए सबसे अच्छा हॉस्पिटल था। उनके पास बेहतरीन मेडिकल इक्विपमेंट्स और डॉक्टर थे, इसलिए कई अमीर और धनी लोग वहां बच्चे को जन्म देना चाहते थे। आखिरकार माता पिता के लिए बच्चा ही सब कुछ होता है। इस प्रोसेस के लिए दौरान सिक्योरिटी और हेल्थ सर्वोपरि ही है। समर ने पायल का छोटा सा हाथ पकड़ते हुए मुस्कुराते हुए कहा, जरूर, मैं कुछ दिनों तुम्हारे साथ चलूंगा। समर और पायल 2 घंटे से ज्यादा समय तक बातें करते रहे। समर जब तक वहां से नहीं निकला तब तक पायल सोने नहीं चली गई। हिमांशी ने दरवाजे पर समर को सी ऑफ करते हुए जोर से कहा, अपना ख्याल रखना जीजू, यहाँ बार बार आना और मेरी बहन से मिलना याद रखना। उसकी बात सुनकर समर ने हाथ हिलाकर ये संकेत दिया कि वो उसे समझ गया है और चला गया। रात के 11 बज रहे थे। सड़क पर बमुश्किल ही कोई दिखाई दे रहा था, जिससे चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। जब समर कियारा के लिए हॉस्पिटल की तरफ जाने लगी तो उसे अपने पीछे कुछ शोर महसूस हुआ।
जिससे उसकी भौहें तन गई। समर ने अंधेरे के पीछे देखते हुए शांति से कहा, बाहर आ जाओ। कौन हो तुम, और तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? रिहायशी इलाके से निकलते ही समर को कुछ गड़बड़ का एहसास हो रहा था। उसे लग रहा था कि कोई शायद एक पेशेवर ट्रैकर भी है, उसका पीछा कर रहा है, जिसका उसे अंदाजा भी नहीं था। और रहस्यमय व्यक्ति शायद कोई अद्वितीय फाइटर हो सकता था। ये समर के पीछे की परछाई में छिपा हुआ था। हालांकि उसने अपना पीछा करने वाले को बाहर आने के लिए कहा था, फिर भी अंधेरे में छिपा रहा। जब समर ने देखा कि वो पीछा करने वाला बाहर नहीं आ रहा, तो उसने अपने दाहिने हाथ में एक कंकड़ उठाया और उसे हवा में अंधेरे में फेंक दिया। हालांकि जब वो वहां से बाहरी किनारे पर पहुंचा तो कंकड़ हवा में ही मंडराता रहा, अंदर नहीं पहुंचा। समर ने कंकड़ को ऐसे तैरते देखा तो हैरान होते हुए कहा, क्या ये हवा में मंडरा रहा है? समर की आंखों में डर की झलक आ गई। ये किंगडम एरिया की पावर थी, जो एक ग्रैंड मास्टर किंगडम लेवल के मार्शल आर्ट फाइटर की विशेषज्ञता थी। पीछा करने वाला एक ग्रैंड मास्टर था। इस संभावना के बारे में सोचते ही समर अपने पूरे शरीर में फैली सिरहन को दबा नहीं पाया। तभी मंडराता हुआ कंकड़ अनगिनत टुकड़ों में फट गया और एक आकर्षक महिला अंधेरे से बाहर निकल गई। यह महिला 20 साल की थी और उसका चेहरा बहुत आकर्षक था। उसकी सुंदरता पायल से अलग थी, क्योंकि वह उससे भी ज्यादा आकर्षक थी। अपनी काली आंखों से लोगों को लुभाना जानती थी। उसका फिगर और भी ज्यादा अट्रैक्टिव था, जो उसकी पतली जालीदार पोशाक से छिप नहीं पा रहा था। करीब से देखने से पता चलता कि महिला ने जो जालीदार पोशाक पहनी थी, वो वास्तव में किमोनो थी, जो पाए जापान का पारंपरिक ड्रेस थी। उसको देखते ही समर की अभिव्यक्ति बदल गई। उसने हैरान होते हुए पूछा, क्या आप जापान से हैं? उस आकर्षक महिला ने समर की बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ, मेरा नाम योशिको सातो है। मैं जापान के निंजा परिवार की यंग मिस्ट्रेस हूँ। उसकी आवाज में अहंकार का एक अंश था। जापान के 5 ग्रेट पावर्स में से एक निंजा परिवार पूरे ड्रैगन ग्रुप में भी एक जाना माना परिवार था। इस परिवार से कई पावरफुल फाइटर्स निकले थे। योशिका सातो की पिछली सदी में इस परिवार की सबसे शक्तिशाली लड़की कहा जाता था। उसने मात्र 10 साल की उम्र में ही 3 पूंछ वाली लोमड़ी ब्लड लाइन टोटम को एक्टिवेट कर लिया था। टोटम की पावर और फाइटिंग स्किल्स के साथ उसे ग्रैंड मास्टर के लेवल तक पहुंचने में केवल 1 दर्जन वर्षों का प्रैक्टिस करनी थी। सातो जापान की फूल और फेम फेटेल थी। हालांकि समर के हाव भाव बदल गए। सातो ने कभी से वो मिला भी नहीं था, लेकिन उसने जापान की सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक के रूप में उसकी रेपुटेशन के बारे में सुना था, जिसका एक मजबूत पारिवारिक इतिहास और उससे भी ज्यादा मजबूत सैन्य पावर थी। कहा जाता था कि उसके हाथ कई पुरुषों की मौत भी हो चुकी थी। सातो ने मनमोहक आवाज के साथ समर की तरफ देखते हुए कहा, समर, तुम्हें हमारे निंजा परिवार के निंजा किंग को मार डाला। उसके सजा मैं तुम्हें अपने सेवक बनाने का मौका देती हूँ। अगर तुमने मना किया तो मैं तुम्हें मार दूंगी। किसी पहले दुश्मन का सेवक बनना मारे जाने से भी अधिक कष्टदायक था। समर घमंड से हंसा। इंडिया के लोग और जापान वासी के दुश्मन थे। वो किसी जापानी का नौकर बनने के बजाय मरना ही पसंद करता। समर ने उसकी तरफ देखते हुए घमंड से कहा, सातो, जापान की बेजोड़ सुंदरी, मैं तुम्हें अपनी दासी बनने और मेरे पैर दबाने का मौका देता हूँ। अगर तुम एक्सेप्ट करती हो तो मैं तुम्हें जीवित छोड़ दूंगा, वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। समर के ये शब्द सातो से भी ज्यादा अहंकारी थे। उसकी बात सुनकर सातो ने व्यंग करते हुए कहा, तुम अपनी मौत मांग रहे हो? ये ग्रैंड मास्टर के रूप में मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूंगी। उसकी आंखों में ठंडक चमक आई। समर ने सातो को नाराज कर दिया। उसने उस आदमी को पकड़कर लोहे के जंजीर में जकड़ने और फिर उसे अच्छी तरह कोड़े मारने का फैसला कर लिया। सातो ने अपना एरिया छोड़ दिया, उसमें समर को शामिल करने की तैयारी की। तभी समर ने अपने पैरों की उंगलियों से जमीन पर इतनी जोर से मारा कि वो 30 मीटर से अधिक पीछे की तरफ उड़ गया। ग्रैंड मास्टर किंगडम से बच निकला। समर जानता था कि यह ग्रैंड मास्टर किंगडम आमतौर पर लगभग 30 मीटर के दायरे में ही फैला होता है। सातो ने अभी अभी ग्रैंड मास्टर किंगडम के फर्स्ट स्टेज में एंटर किया था और उसकी पावर अभी भी बहुत प्रबल नहीं थी। यही वजह थी कि समर उसे चकमा दे सका था। समर ने ठंडे मुस्कान के साथ मुस्कुराते हुए कहा, सातो, तुम ग्रैंड मास्टर तो हो, लेकिन मैं तुम्हारे ग्रैंड मास्टर किंगडम एरिया से दूर रहूं तो तुम मेरा कुछ नहीं कर सकती।
समर की आंखें उपहास से भरी हुई थी। सातों की आंखों में ठंडी रोशनी की एक चमक आ गई। उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। जाहिर है उसने समर की स्पीड को कम करके आंक लिया था, जिसने उसे उस पर चकमा देने की अनुमति थी, और अब उसने उसका अपना किंगडम छोड़ दिया। सातों ने अपने आंखों में ठंडी रोशनी लिए समर को घोर तिरस्कार से देखते हुए कहा, समर, अगर मैं अपने ग्रैंड मास्टर किंगडम का इस्तेमाल न भी करूं तो भी मैं तुम्हें मार सकती हूँ। 10,000 किलोग्राम की ताकत और पावरफुल मार्शल आर्ट तकनीकों वाला एक ग्रैंड मास्टर एक हाफ ग्रैंड मास्टर से आसानी से निपट सकता था। लेकिन समर हल्के से मुस्कुराया और बोला, सातो, मुझे अपनी तकनीक दिखाओ। मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें आज रात अपना नौकर बनाऊंगा, तुमसे अपने पैर की मालिश करवाऊंगा। उसके चेहरे पर कॉन्फिडेंस था। अगर किसी ने समर की बातें सुनी होती तो उसे घमंडी गधा कहता। वो असल में मौत की दावत दे रहा था, ये कहकर कि वो निंजा परिवार की यंग मिस्ट्रेस और जापान की 4 बेस्ट ब्यूटीज में से एक को अपना सेवक बनाने की कोशिश करेगा। जाहिर है सातो उसकी बातों से बहुत नाराज हो गई। उसने तलवार निकाली और अपने शरीर के सामने तान लिया। लाल रंग की बहती रोशनी बिखेरती ये तलवार लगभग 1 मीटर लंबी और 2 अंगुल चौड़ी थी। इसकी सतह पर एक लोमड़ी का चित्र उकर गया, जिससे इस तलवार का नाम पड़ा स्काई फॉक्स तलवार, जो जापान के 10 प्रसिद्ध तलवारों में से एक थी। तलवार निकालने के बाद सातों ने धीमी आवाज में कहा, स्काई फॉक्स तलवार तकनीक। उसने अपना इंपोर्टेंट सार तलवार में भर दिया और क्रूरता से समर पर वार किया। तलवार ने हवा को 2 हिस्सों में काट दिया, जो एक ग्रैंड मास्टर की ताकत को दर्शाता था। बेशक यह पावर न केवल ग्रैंड मास्टर सातों से आई थी, बल्कि स्काई फॉक्स तलवार तकनीक से भी आई थी। ये ग्रैंड मास्टर किंगडम लेवल की तलवार तकनीक थी, निंजा परिवार की सबसे मूल्यवान तलवार। स्काई फॉक्स तलवार तकनीक ही थी जिसने निंजा परिवार के पूर्वजों को जापान के अनगिनत पावरफुल फाइटर्स पर विजय पाने और निंजा परिवार की स्थापना करने में मदद की। ग्रैंड मास्टर लेवल की तलवार तकनीकें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती रही। वहीं समर की आंखें सातों की तलवार को देखकर चमक उठी, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देख रहा हो। उसने खुश होते हुए कहा, बहुत अच्छा, आज मैं देखूंगा कि कौन सी तलवार बेहतर है, मेरी रेड फायर तलवार तकनीक या आपकी स्काई फॉक्स तलवार तकनीक। समर अब हाफ ग्रैंड मास्टर किंगडम में बेजोड़ था। उसे आगे बढ़ने के लिए एक हाई क्लास के ओपोनेंट को चुनौती देने की जरूरत थी। सातों ग्रैंड मास्टर किंगडम लेवल के फर्स्ट स्टेज में थी, और ये सही बात थी। अपने दाहिने हाथ से समर ने अपनी पीठ से रेड फायर तलवार को खींच लिया। उसके शरीर के चारों तरफ एक गर्म हवा दौड़ गई। उसने लंबी तलवार में इंपोर्टेंट सार डाला और सातों द्वारा पकड़ी गई स्काई फॉक्स तलवार की तरफ एक हिंसक हमले में उसे हवा में घुमा दिया। स्काई फॉक्स तलवार और रेड फायर तलवार हवा में एक जोरदार धमाके के साथ टकरा गई। ऐसा लग रहा था जैसे वे अपने स्वाभाविक दुश्मनों से मिल गई हो, ऐसे लड़ रहे हों जैसे दोनों तलवारें जीवित हों। समर को अचानक ऐसा लगा जैसे दोनों तलवारें पहले भी आपस में लड़ चुकी थी। अब मानो उसका सामना किसी पुराने दुश्मन से हो गया। वे फिर भिड़ गई। उसे ये संदेह था कि 15 साल पहले तलवार किंग जापान गया होगा और उसने निंजा परिवार को चुनौती भी दी होगी। यासातो ने हैरान होते हुए समर की तारीफ करते हुए कहा, तुम अच्छे हो, तुमने मेरे ग्रैंड मास्टर किंगडम लेवल के हमले को रोक दिया। सातो के आकर्षक चेहरे पर आश्चर्य की झलक आ गई। जाहिर है उसे उम्मीद नहीं थी कि समर उसकी तलवार को रोक देगा। ये ध्यान रखना जरूरी है कि सातो निंजा परिवार की अद्वितीय कुलीन महिला थी। वो यंग मिस्ट्रेस जिससे परिवार का सबसे ज्यादा समर्थन प्राप्त था, सबसे कम उम्र में बेहतरीन फाइटिंग तकनीकों की प्रैक्टिस करके, बेहतरीन अमृतों का सेवन करके, 3 ऊंचे लोमड़ी टोटम को सक्रिय करके अपने सुप्रीम पावर का विकास किया था। जापान की यंग जनरेशन में सातो एक बहुत पावरफुल फाइटर थी। कुछ लेवल ही राक्षस उसके प्रतिद्वंदी हो सकते थे। तभी समर ने हल्के से मुस्कुराते हुए उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, क्या यह ग्रैंड मास्टर लेवल की पावर का प्रदर्शन था? अगर हाँ तो तुम बहुत कमजोर हो। उसकी आंखों में तिरस्कार का एक निशान था। उसकी नजर में सातो ग्रैंड मास्टर दायरे के फर्स्ट स्टेज पर थी, और इस प्रकार उसकी ताकत टाइगर ग्रुप के होली सी के लाल लबादारी कार्डिनल की तुलना में बहुत कमजोर थी। वो टाइगर ग्रुप के होली सी में थे,
जो लाल लबादार गार्डन ने अपना किंगडम छोड़ा था, तो जापान वहां पर समर पूरी तरह से जम गया था। एक उंगली भी नहीं हिला पा रहा था। सातो गुस्से में चिल्लाई, स्काई फॉक्स फैंटम! और ये चिल्लाते हुए स्काई फॉक्स तलवार को लगातार हवा में घुमाया। प्रेतों की अनगिनत झल के राक्षस लोमड़ियों की तरह उसके साथ छूट गई। समर के चेहरे के भाव बदल गए, क्योंकि उसने अपनी आंखों के सामने एक अलग ही नजारा देखा था। अंधेरा और सड़कें गायब हो गई। वो अचानक एक खूबसूरत जगह पर खड़ा था, जहां चेरी के फूल पूरी तरह से खिले हुए थे। चेरी के पेड़ों के नीचे दूर से एक मनमोहक सुंदरी की उसकी तरफ चली आ रही थी, और उसका मोहक चेहरा मनमोहक किसी फिगर पुरुष के मन को गंदे विचार में लाने के लिए काफी था। कल्पना करो, स्काई फॉक्स तलवार तकनीक ने समर में एक इमेजिनरी वर्ल्ड का निर्माण कर दिया था। एक मजबूत मानसिकता के साथ समर चेरी फूलों के इमेजिनरी वर्ल्ड में कारण उत्पन्न भ्रम से जल्दी उबर आया। समर ने गुस्से में कहा, रेड फायर विस्फोट, इसे मेरे लिए तोड़ दो! ये चिल्लाते हुए अपनी रेड फायर तलवार को हवा में घुमा दिया और आग की एक मशाल फूट पड़ी। उसने सभी चेरी के पेड़ों को जला दिया। चेरी के पेड़ों और फूलों के जलने के साथ ही इमेजिनरी वर्ल्ड भी खत्म हो गया। सड़कें वापिस आ गई। ये सब देखकर सातो गुस्से में चिल्लाई, लानत है, तुमने मेरे इमेजिनरी वर्ल्ड को भी नष्ट कर दिया! उसके आकर्षक चेहरे पर अब रोष था। सातो बहुत गुस्से में आ गई थी। उसका हमला नाकाम हो गया था। उसका बनाया हुआ इमेजिनरी वर्ल्ड ध्वस्त हो गया था और समर को जमीन पर पटक कर उसे बुरी तरह से कोड़े मारना चाहती थी। वहीं समर हल्के से मुस्कुराते हुए बोला, मैं कहता हूं ब्यूटी, तुम इन लो लेवल के तकनीकों का उपयोग करने के बजाय अधिक पावर का उपयोग क्यों नहीं करती? उसकी आंखें अभी भी उपहास से भरी हुई थी। वो हाफ ग्रैंड मास्टर तो बन चुका था। अपने सभी पावरफुल अपोनेंटों के लड़ने के अलावा किंगडम में कूद सकता था, क्योंकि फर्स्ट स्टेज का कोई साधारण ग्रैंड मास्टर उसका कोई विरोधी नहीं था। उसे केवल टॉप स्टेज के ग्रैंड मास्टर ही हरा सकते थे। सातो जापान की यंग जनरेशन में एक प्रतिभाशाली और बहुत ताकतवर फाइटर थी, लेकिन अब उसका सामना एक अपराजय दुश्मन समर से था। वो उससे ज्यादा प्रतिभाशाली था और इसलिए उसने अपने वश में कर रखा था। सातो ने एक ठंडे मुस्कान के साथ कहा, समर, मैं तुम्हें अपना सेवक बनाने का प्लान कर रही हूँ, इसलिए मैंने सबसे पावरफुल तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया। मुझे डर है कि अगर मैंने इसका इस्तेमाल किया तो तुम्हें मार डालूंगी। उसकी आवाज में एक खतरनाक किलिंग इंटेंट था। तभी समर ने तिरस्कार से मुस्कुराते हुए कहा, सातो, तुम अपना बेस्ट दो। अगर तुम मुझे मार देती हो तो तुम जीत की हकदार हो, लेकिन अगर तुम गिर गई तो तुम मेरी सेवक बन जाओगी। ये बिल्कुल सच था। सातो ने अपना सबसे पावरफुल प्रहार नहीं किया, लेकिन समर ने भी अपनी पावरफुल तकनीक एल्डर का इस्तेमाल नहीं किया। उसने थर्ड लेवल रेड फायर तकनीक सीखी थी, और वो सातो के लेवल के किसी भी फाइटर से नहीं डरता था। एक ठंडी मुस्कान के साथ सातो ने अपनी आकर्षक अभिव्यक्ति को एक ठंडे किलिंग इंटेंट के साथ बदला। उसने किलिंग इंटेंट से भरी धीमी आवाज में कहा, स्काई फॉक्स तकनीक, स्काई फॉक्स चमकदार सूरज। उसके हाथ में पकड़ी तलवार लंबी अचानक उछल गई। वो हवा को तेजी से काटती हुई लाल चमकते सूरज में बदल गई। समर की तरफ तेजी से बढ़ रही थी। बेशक ये तस्वीर सूर्य नहीं था, बल्कि लाइफ एनर्जी से निर्मित एक चमत्कार सूर्य था। ये तो मानना ही पड़ेगा कि सातों की ये तलवार तकनीक अत्यंत पावरफुल और गर्भाधान की सीमा को छूट चुकी थी। गर्भाधान क्या था? एक अमूर्त वस्तु थी जिसमें पावरफुल प्रहारक शक्ति होती थी, ग्रैंड मास्टर किंगडम लेवल की तरह। ये एक आक्रमण तकनीक थी जो मानसिक आक्रमणों के समान तो थी, लेकिन उससे भिन्न थी। समर को इस हमले का खतरा महसूस हुआ। स्काई फॉक्स ग्लेरिंग सन्स में कम से कम 10,000 किलोग्राम की क्षमता थी, जिसका प्रमाण हवा में हुए विस्फोट से मिलता था। तभी समर ने चिल्लाते हुए कहा, रेड फायर वेव! समर लापरवाह नहीं हो सकता था, और उसने अपनी तलवार में इंपोर्टेंट सार डाला और अपनी सबसे पावरफुल तकनीक का शुभारंभ किया। उसके दाहिने हाथ से रेड फायर तलवार निकली और लाइफ एनर्जी आग की एक विशाल लहर में बदल गई, मानो कोई जलता हुआ झरना सातों के चमकते सूरज के बढ़ रहा हो। अपने अपने एनर्जी से बनी दो तलवारें आपस में टकराई और धरती को हिला देने वाली तेज आवाज हुई। हवा में विस्फोट हो गया। उन चारों का एक विशाल बवंडर बन गया। भंवर में प्रभावित एनर्जी आसपास के एरिया में फूट पड़ी, जिससे जमीन पर पड़ी बजरी फुटपाथ उड़कर अनगिनत टुकड़ों में हवा में उछल गई। बड़े बड़े पेड़ उखड़ गए। जमीन उबड़ खाबड़ हो गई। हर जगह गड्ढे दिखाई देने लगे। इस प्रहार की विनाशकारी पावर समर की कल्पना से परे थी। शुक्र है कि उसने थर्ड रेड फायर तलवार तकनीक सीखी, वरना वो कब का मर चुका होता। इस हमले के बाद गली के आसपास के इलाके इतने बुरी तरह तबाह हो गए, पहचानना मुश्किल हो रहा था। गनीमत रही कि रात का समय था, वहां कोई नहीं था, इसलिए
भारी तबाही नहीं हुई। इस हमले ने सातों की सारी एनर्जी खत्म कर दी। पीला उसका चेहरा पड़ गया और अविश्वास से वो भर गई। समर उसके हमले को रोकने के बाद चुपचाप वहीं खड़ा था। सातों ने हांफते हुए अपने सफेद दांत दिखाते हुए कहा, तुमने तुमने मेरे हमले को रोका। उसकी आकर्षक आंखें आश्चर्य से भरी थी। सातों को एहसास हुआ कि उसने समर की फाइटिंग पावर को कम करके आंक लिया। वो एक राक्षस के जैसा था और उसकी सबसे पावरफुल तलवार से वार भी उसके हराया नहीं जा सकता था। जापान में सातों स्काई फॉक्स ग्लेरिंग सन्स लॉन्च करती रही। यंग जनरेशन के एंशियंट फाइटर बिना किसी अपवाद के पराजित होते रहे। वो खुद को यंग जनरेशन के नंबर 1 फाइटर समझकर गर्व और आत्मसंतुष्ट से भरी हुई थी। जब उसकी मुलाकात समर से हुई तो उसका कॉन्फिडेंट और गर्व सब चूर चूर हो गया, क्योंकि उसके सारे हमले बेकार थे। वो उसे नहीं हरा पा रही थी। सातों ने चेहरे पर बर्फ जैसी ठंडी अभिव्यक्ति के साथ मन ही मन समर को गालियां देते हुए कहा, यह तो धिक्कार है। समर बहुत पावरफुल है, उसे हराने के लिए मुझे ब्लड लाइन टोटम का उपयोग करना पड़ेगा। यह सोचते हुए सातों ने ठंडे मुस्कान के साथ कहा, समर, मैं मानती हूं कि तुम यंग जनरेशन के लोगों में सबसे ताकतवर हो जिनसे मैं अभी तक मिली हूं, लेकिन आज तुम्हें हारना ही पड़ेगा। समर की मार्शल आर्ट तकनीक वास्तव में पावरफुल थी, लेकिन सातों का मानना था एक बार जब अपनी ब्लड लाइन टोटम को उजागर कर देगी तो निश्चित रूप से समर को हरा देगी। ब्लड लाइन मार्शल आर्ट तकनीक ग्रैंड मास्टर मार्शल आर्ट तकनीक से भी अधिक पावरफुल थी। सातों को अपनी ब्लड लाइन टोटम का इस्तेमाल करना ही था। वहीं समर की आंखों में आश्चर्य की झलक आ गई। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि इस औरत में इतना कॉन्फिडेंस आ कहां से रहा है। तभी समर ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, सातों, मुझे नहीं पता कि तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस कहां से मिला। इतनी सारी तकनीक अभी भी इस्तेमाल करो, वरना तुम अपनी आखिरी मौका गवा दोगी। सातों समर के कॉन्फिडेंस से नाखुश थी। वो निंजा परिवार की यंग मालकिन थी। वो आदमी बुरी तरह से पिटने का हकदार था। उसने कॉन्फिडेंस में कहा, समर, मैं अपने ब्लड लाइन को एक्टिवेट करूंगी। तुम्हें उसकी ताकत दिखा दूंगी। कोई भी फाइटिंग तकनीक मेरे ब्लड लाइन टोटम को नहीं हरा सकती। सातों का चेहरा गर्व से भर गया। उसने समर को तिरस्कार से देखा। उसकी बात सुनकर समर के चेहरे पर थोड़ी असहजता आ गई। समर ने मन ही मन सोचा, ये क्या बकवास है। मुझे लगा कि तुम कोई तकनीक और कुछ करोगी। ये तो असली राज है, तुम्हारा टोटम। चलो देखते हैं। कोई भी व्यक्ति टोटम का पावर का नाम सुनते ही डर जाता, क्योंकि उसे अपनी वर्तमान अवस्था के आगे हाई लेवल के लोगों को हराने की पावर मिल जाती। हालांकि समर जरा भी नहीं डरा, क्योंकि उसके पास भी तो टोटम था। इसके अलावा उसके शरीर में निहित ब्लड पावर निश्चित रूप से पावरफुल थी। एंशियंट शैडो किंग टोटम और ड्रैगन टोटम दोनों ही फर्स्ट क्लास के टोटम थे। शैडो किंग टोटम तो अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अन्य टोटम को निकलने की पावर भी प्राप्त करता था। बेशक उसकी ब्लड लाइन टोटम में भक्षण एबिलिटी बेजोड़ थी। अगर उसका सामना किसी ऐसे ओपोनेंट से होता जो उससे कहीं ज्यादा पावरफुल होता, तो उसे भक्षण नहीं कर पाता। क्योंकि योशिका सातो तो ताकत लगभग उसके बराबर रखती थी, इसलिए समर को उसके ब्लड लाइन टोटम से जरा भी डर नहीं था। सातो ने अपना मुंह खोला, एक चहचहाट जैसी आवाज निकाली। जो भी आवाज सुनता उसे खुशी होती, मानो उसका खून गर्म हो, और उसके शरीर से एक लोमड़ी का ब्लड लाइन टोटम ऊपर आ गया। ये लाल फर, मोहक आंखें, 3 आंख वाला टोटम था। समर ने अपनी भौहें सिकोड़ी। उसने ब्लड लाइन टोटम को तुरंत पहचान लिया। 3 पूंछ वाली लोमड़ी का टोटम। सभी एंशियंट टोटम में 3 ऊंचे सियार टोटम 2 विशेषताओं के साथ थे। पहला प्रलोभन की क्षमता, दूसरा अपने ओपोनेंट के टोटम पावर को निगलने की क्षमता। बेशक उसकी भक्षण क्षमता एंशियंट शैडो किंग की तुलना में बहुत कम थी। तभी समर ने व्यंग करते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम्हारे पास टोटम है? मुझे भी टोटम को आशीर्वाद प्राप्त है। सातों ने अपने 3 पूंछ वाले टोटम के पावर के कारण खुद को बेजोड़ समझा, इसलिए उसने महसूस ही नहीं किया कि समर का टोटम उससे अधिक पावरफुल था। समर ने जंगली उदासी भरी। उसका आदिम ब्लड लाइन टोटम उजागर हो गया। उसकी आंखें और शरीर का हर अंग आग की तरह लाल हो गया, जो उसके टोटम के जागने का संकेत था। हर बार जब वह अपने टोटम को जगाता तो उसे ऐसा लगता मानो उसका शरीर मैग्मा में उबल रहा हो। समर के शरीर पर एक काले शैडो का भूत प्रकट हुआ। जंगली, घमंडी, दबंग। शैडो किंग हर चीज को किंग जैसी गरिमा से देखता था। समर पर शैडो किंग के ब्लड लाइन टोटम को देखकर सातों की पुतलियां आश्चर्य से सिकुड़ गई। उसने हैरान होते हुए कहा, ब्लड लाइन टोटम, क्या तुम्हारे पास भी टोटम पावर है? सातों की आखिरी चाल थी उसका टोटम ब्लड लाइन मार्शल आर्ट तकनीक। उसने सोचा कि इसके पावर से वो विजय प्राप्त कर लेगी। वो इतना निश्चित नहीं थी कि उसके पावर भी सामने ब्लड लाइन टोटम पावर आ जाएगा। सातों को विश्वास था कि उसकी टोटम
पावर निश्चित रूप से समर की टोटम पावर को हरा देगी। उसने अपने 3 पूंछ वाले टोटम पर पूरा भरोसा था। तभी वो जोर से चिल्लाई, स्काई फॉक्स पाम। एक डरावनी चीख के साथ उसने अपना दाहिना पंजा एकदम से बदल लिया और हवा को चीर दिया और समर पर वार किया। स्काई फॉक्स पंजा इतना पावरफुल था कि तेज हवा के झोंके पैदा कर रहा था। जहां से भी गुजरता जमीन को चीर देता। अगर ये किसी इंसान के शरीर पर गिरता तो उसकी तुरंत मौत हो जाती। समर पर शैडो किंग की छाया ने उसका सिर उठाया और जोर से चीखी। उसने अपना पंजा बाहर निकाला। स्काई फॉक्स पंजे बुरी तरह से टकरा गया। दो एंशियंट ब्लड लाइन टोटम एक दूसरे से टकरा गए और इससे भयंकर पावर उत्पन्न हुई। धरती हिल गई, दरारें की दरारें पड़ गई। एक हिंसक फोर्स के कारण पास के 1 दर्जन विशाल पेड़ आराम से नीचे गिर गए। ऊंची धूल उठ गई। दो ब्लड लाइन टोटम पावर्स की टक्कर से भयावह विनाश हुआ। गनीमत रही कि रात के समय खाली सड़क पर कोई आसपास इंसान नहीं था, नहीं तो कब का उड़ चुका होता। सातों ने बड़बड़ाते हुए कहा, 3 पूंछ वाली टोटम, उसको खा जाओ। उसने अपने टोटम के प्रेत को शैडो को किंग के शैडो को निगलने का ऑर्डर दे दिया था। लेकिन अब देखना यह था, क्या वो इस टोटम को निगल पाएगा या नहीं। जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी कहानी सीक्रेट घर जमाई के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर से जरूर करें।